हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अध्याय का नाम है हमारा अंतरिक्ष स्टेशन मीर। तो बच्चों, यह विज्ञान लेख अंतरिक्ष स्टेशन मीर के माध्यम से विज्ञान व तकनीक के बढ़ते हुए एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को विकसित बनाने की ओर अग्रसर करती है। इसमें किया गया मानवीय चित्रण विज्ञान एवं मनुष्य के बीच संवेदनशील रिश्ता कायम करता प्रतीत होता है। तो आइए अध्याय की शुरुआत करें। अध्याय शुरू होता है, मैं हूं मीर, एक अंतरिक्ष स्टेशन। रूसी भाषा में मीर का अर्थ है शांति या सुख चैन से रहने का आश्रम। कल्पना कीजिए 1990 किलोमीटर ऊंचाई पर रहने का वह स्थान जहां मानव की आवश्यकता का हर साधन उपलब्ध हो, साथ ही विज्ञान के प्रयोगों और शोध कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरण यानी कि जो भी जरूरी चीजें चाहिए, आवश्यक उपकरण व सामग्री भी वहीं उपलब्ध हो। ऐसे ही साजो सामान के साथ मैं अपने 15 वर्ष के जीवन काल में पृथ्वी के 76,000 से भी अधिक चक्कर लगा चुका हूँ। विभिन्न देशों के 103 अंतरिक्ष वैज्ञानिक मेरे मेहमान रह चुके हैं, जिन्होंने लगभग 16,500 प्रयोग किए। 2 या 3 रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक तो यहाँ सदा ही रहते आए हैं। कभी कभी तो यहाँ 6 वैज्ञानिकों ने एक साथ रहकर एक माह यानी कि एक महीने तक प्रयोगात्मक कार्य जारी रखे। एक रूसी वैज्ञानिक क्लेरी ने तो यहाँ 15 माह लगातार रहकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। एक अन्य विदेशी वैज्ञानिक भी यहाँ 6 माह लगातार रहने के बाद ही वापस गए। वैसे मेरे यहाँ कोई देशी विदेशी होता ही नहीं। मैं तो धरती से बहुत दूर इस सुदूर ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि में इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका हूँ। अब मैं अपने जीवन के अंतिम चरणों में हूँ। मेरा 15 वर्ष का जीवन काल रोमांच से भरा था। मेरे जीवन का उद्देश्य तो पूरा हो ही चुका है। मुझे तो केवल 5-7 वर्ष का जीवन काल ही दिया गया था, लेकिन मेरी आयु को बढ़ाने का मुख्य कारण था अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना की तैयारी। उनका ध्येय यानी कि लक्ष्य था भविष्य में स्पेस स्टेशन में लंबे समय तक वैज्ञानिकों को रहने के लिए प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना तथा वहां आने वाली कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय सोचना। मेरे जन्म से पहले अमेरिका ने एक स्पेस प्रयोगशाला स्काई लैब 1973 में स्थापित की थी, जिसमें 3 वैज्ञानिक दलों ने बारी बारी से यहाँ रहकर प्रयोग किए, लेकिन तीसरे व अंतिम दल को 9 माह बाद ही इसे छोड़कर धरती पर जाना पड़ा। फिर कुछ माह बाद उसका जो अंत हुआ आपने सुना ही होगा। दुनिया भर में भय फैला था कि पता नहीं यह कहाँ गिरेगा। इसके गिरने से कोई अधिक हानि या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, पर कई टनों भारी अधजले खंड धरती पर पहुंचे थे। कुछ समुद्र में गिरे तथा कुछ भूमि में। स्काई लैब के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि खोज अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ा अध्याय जुड़ा। मेरी यानी मीर की स्थापना के साथ यह मेरे देश रूस के एक महान उपलब्धि थी। मेरा निर्माण कई खंडों में किया गया। मेरे शरीर का पहला मुख्य खंड 20 फरवरी 1986 में धरती से प्रेक्षित किया गया यानी कि छोड़ा गया। मेरे अन्य 6 खंड समय समय पर आवश्यकता अनुसार मुझसे जुड़ते गए। अंतरिक्ष में 15 वर्षों से मैं एकमात्र स्थायी मानव चालित मंच हूँ जो पृथ्वी की लगातार परिक्रमा कर रहा हूँ। परिक्रमा अर्थात उसका चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे इस मंच से कई अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न हुए हैं। यद्यपि मैं अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता हूँ, किंतु मेरा नियंत्रण पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों के हाथ में है। यहाँ मेरी मनमानी नहीं चल सकती। अब मेरे ही अनुभवों का आधार लेकर 16 देशों ने मिलकर मुझसे कहीं अधिक बड़ा एक 7 मंजिला 2 फुटबॉल मैदानों जितना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाना आरंभ कर दिया है। इसकी स्थापना के लिए धरती से इसके खंड लाने वाले शटल यान मेरे ही कार्डिंग पोर्ट्स पर आकर जुड़ते हैं। मेरे मुख्य खंड की लंबाई लगभग 13 मीटर तथा चौड़ाई लगभग 4 मीटर है, जिसमें कार्य करने तथा रहने का स्थान है। इसमें स्नान गृह, शौचालय तथा प्रत्येक वैज्ञानिक के लिए अलग अलग कैबिन है। हर कैबिन में है एक दीवार से लटका स्लीपिंग बैग, एक गोल खिड़की तथा एक कुर्सी जिसमें बैठना हो तो पेटी बांधनी पड़ती है। रसोई में खाना पकाने व खाने की मेजों के अलावा एक बड़ा वायु विरुद्ध कूड़ा घर भी है। कूड़े करकट को तो वापस धरती पर ही भेजना पड़ता है। यदि कचरे को स्टेशन के बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो वह धरती पर नहीं आ सकता, वह अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहेगा। वैसे तो भारहीनता क्या होता है बच्चों? भारहीनता का अर्थ है, अभी इसका आपका अर्थ बताते हैं हम। इसका अर्थ है बच्चों
कि वजन महसूस ना होना, भारहीनता यानी कि वजन महसूस ना होना, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ वजन महसूस नहीं होता है। तो भारहीनता में ऊपर नीचे का कोई अर्थ ही नहीं होता। देखिए, लंबे समय तक रहने वालों को सामान्य घर का वातावरण देने के लिए मेरे इस खंड में हल्के हरे रंग की दीवारें, सफेद छत्र तथा फर्श पर गहरे हरे रंग का कालीन बिछाया गया है। यही पर कार्य करने का क्षेत्र है, जिसमें है मेरे सभी खंडों का नियंत्रण स्थल। इस क्षेत्र में व्यायाम करने के उपकरण भी रखे गए हैं। यहीं पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि भारहीनता में मांसपेशियों तथा रक्त परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे का कठोर व्यायाम आवश्यक है। मैंने देखा कि यहाँ रहने वाले अपना हर मिनट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिताते हैं। इन्हें हर काम के लिए एक चेकलिस्ट दी जाती है, जिसके अनुसार इन्हें सब कार्य करने होते हैं। छोटे स्थान पर लंबे समय तक बिना किसी सैर सपाटे के यहीं रहने वाले वैज्ञानिकों पर मैंने मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखे। छोटी छोटी बातों पर इनका आपस में झगड़ा हो जाता था। वैसे तो जल्दी समझौता हो जाता था, पर कभी कभी पृथ्वी पर नियंत्रक को भी बीच बिचाव करना पड़ता था। यहाँ पर शोध कार्य 2 मुख्य क्षेत्रों में किए जाते रहे हैं: अंतरिक्ष में मानव जीवन तथा सुदूर ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं का अध्ययन। वैज्ञानिक रात में तारों का अध्ययन करते हैं तथा दिन में अपनी निगाहें यानी कि अपनी निगाहें तथा दूरबीनों और कैमरों का रुख धरती की ओर मोड़ देते हैं। अध्ययन के विषय रहते हैं वायुमंडल विज्ञान से लेकर भूमि की रूपरेखा का अध्ययन। मुझसे जुड़े सभी खंडों में अलग अलग शोध कार्य किया जाता है। पहले खंड में आकाशगंगाओं, तारों एवं अंतरिक्ष में घटने वाली विस्मयकारी यानी कि रोमांचकारी विस्मयकारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे खंड में पौधों एवं अन्य जीवों से संबंधित जैव वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं। धरती के चित्र लेने के लिए कैमरे लगे हैं। इसी खंड से निकलकर वैज्ञानिक मुझ में आई टूट फूट की मरम्मत के लिए बाहर आ सकते हैं। पानी और ऑक्सीजन का भंडार भी यहीं रहता है। मेरे तीसरे खंड में ग्रीन हाउस है, जिसमें वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने के प्रयोग किए जाते हैं। चौथा खंड 1995 में जोड़ा गया है, जो वायुमंडल संबंधी शोध कार्य एवं भूमि का अध्ययन करने के काम आता है। 5वें खंड में दूर संवेदी उपकरण जैसे रडार आदि लगे हैं। इस खंड में 4 सौर पैनल भी लगे हैं, जो विद्युत बनाने के लिए इससे मुझे चलने की ऊर्जा मिलती है। मेरा छठा और महत्वपूर्ण खंड है मिलना स्थल, यानी सामान तथा यात्री लाने वाले यानों का प्लेटफॉर्म। इस खंड से 2 यान जुड़े रहते हैं। एक यान तो सदा ही तैयार रहता है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को संकट आने पर धरती पर पहुंचाने के लिए, और दूसरा यान प्रयोगात्मक कार्यों का लेखा जोखा, कूड़ा करकट इत्यादि भरकर धरती पर ले जाता है और धरती से पानी, ऑक्सीजन, भोजन भंडार, औजार एवं कल पुर्जे लेकर यहाँ पहुँचता है। जैसे हर मनुष्य की जन्म होने के साथ मृत्यु होना निश्चित होता है, उसी तरह मेरा भी अंत होना निश्चित है। मेरे कल पुर्जे यानी कि मेरे जो पार्ट्स लगे हुए हैं मेरे अंदर, कल पुर्जे भी अब पुराने हो चले हैं। इनमें लगातार हो रही टूट फूट से पिछले वर्ष से एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती ही रही हैं। अपनी तरह तरह की बीमारियों से भी मैं परेशान हूँ। कई बार मेरे कुछ हिस्सों में छोटी मोटी आग भी लग चुकी है। कभी कंप्यूटर ही फेल हो जाते हैं, तो कभी ऑक्सीजन जनरेटर ही कार्य करना बंद कर देते हैं, कभी एसी काम करना बंद कर देते हैं, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक गर्मी से परेशान हो जाते हैं या सर्दी में ठिठुरने लगते हैं। 25 जून को तो एक मालवाहक यान ही मुझसे जुड़ते समय टकरा गया, जिससे सौर पैनल को हानि हुई तथा एक खंड में से वायु रिसने लगी। रिसना यानी कि वायु निकलने लगी। शायद कहीं कोई दरार आ गई थी। अभी तक कई महीनों के बाद भी सौर पैनल का सूर्य से सही दिशा में समायोजन यानी कि सही तरह से तालमेल होना समायोजन नहीं हो पाया है। मेरे लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक खतरे उठाते हैं। जैसे वायु का रिसना रोकने के लिए तो चालक दल ने 6 घंटे का अंतरिक्ष भ्रमण भी किया, यानी कि अंतरिक्ष में वो घूमे भी, फिर भी पता नहीं लगा कि वायु कहाँ से रिस रही है। एक बार तो अंतरिक्ष भ्रमण से वापस आने के बाद वायु रुद्ध दरवाजा ही जब ठीक से बंद नहीं हो पाया, तो उससे भी वायु रिसने लगी, यानी कि जो दरवाजा था, मेन डोर था, जिससे वायु रुकती है, वही बंद नहीं हो रहा था। उसके कारण भी वायु रिसने लगी, वायु जाने लगी। बड़े धैर्य से ये अंतरिक्ष यात्री बिना घबराए सभी गड़बड़ियों को सुधारने में लगे रहते थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि मेरे ढांचे में ही लंबे समय तक काम करने के कारण दरारें आ गई हैं। हालत यह हो गई है कि यहाँ रहने वाला वैज्ञानिक दल मरम्मत के कामों में लगा रहता है, क्योंकि टूट फूट कुछ अधिक ही होने लगती है, और टूट फूट भी ऐसी कि तत्काल मरम्मत ना हो तो मृत्यु निश्चित। एक बार तो भयंकर दुर्घटना होते होते बची। एक अमेरिकी सैनिक उपग्रह मिस्टी 2 मुझसे टकराने वाला ही था। उसे अपनी ओर आता देख मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी, परंतु सौभाग्य से वह केवल 500 मीटर की दूरी से गुजर गया। चालक दल ने भी बचाव यान में शरण ली, ताकि टक्कर होने पर वह एकाएक धरती की ओर प्रस्थान कर सके, और कुछ नहीं तो एक बार कूड़ा करकट धरती पर ले जाने वाले यान के धरती की ओर उड़ान के समय प्लेटफॉर्म से बंधन ही नहीं खुले। जब तक बंधन ना खुले तो धरती से भोजन व राशन लाने वाला दूसरा यान कैसे आता।
यह सब देखकर मैं तो बहुत घबरा जाता हूँ। मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। पर धन्य है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो कभी हिम्मत नहीं हारते। इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह वैज्ञानिक अपना जीवन खतरे में डालकर भी यहाँ रहने को तैयार है। इनका कहना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो भी अंतरिक्ष में जाता है उस पर खतरा तो हर क्षण बना ही रहता है। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को तो मुझसे इतना लगाव हो गया था कि वे मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया था जब चालक दल यहाँ से वापस जा चुका था। यहाँ कोई नहीं था। वैज्ञानिकों के प्रयोगों में प्रतिफल व्यस्त रहने वाला मेरा हर कक्ष आज वीरान था। मैं भी समझ गया था कि अंत समय आ गया है। हालांकि हर वैज्ञानिक मुझे यह कहकर गया था कि मेरी अंतिम यात्रा शांति और शालीनता के साथ संपन्न होगी, मगर मेरे मन में खटका बना हुआ था। खटका था कि कहीं कोई अंग किसी आबादी पर ना गिरे। 15 वर्षों तक शांति के लिए विज्ञान यात्रा पर बीता मेरा जीवन कहीं किसी के लिए कहर न बरपा दे। ऐसी चिंता से घिरा मेरा मन कभी खेन यानी कि उदास और कभी उद्वेग यानी कि चिंतित हो जाता था। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं प्रशांत महासागर में जल समाधि लूं। मेरे साथी वैज्ञानिक इसके लिए दिन रात प्रयत्नरत यानी कि कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके प्रयत्न सफल होंगे। अब मैंने धरती की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। अलविदा दोस्तों। अंततः अंतरिक्ष स्टेशन मीर को 23 मार्च 2001 को प्रशांत महासागर में जल समाधि दे दी गई, क्योंकि उसका समय आ गया था। बहुत समय से वो अंतरिक्ष में था, अब उसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट हो चुकी थी, इसलिए उसे जल समाधि देकर समाप्त कर दिया गया। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, मीर की आयु बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? मीर की आयु बढ़ाने का मुख्य कारण ये था क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के वैज्ञानिक आते रहते थे जो अनुसंधान करते थे, इसलिए इसकी आयु बढ़ाई गई थी। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य है, पहले मीर को कितने वर्ष का जीवन काल दिया गया था? तो मुझे केवल 5-7 वर्ष का काल दिया गया था। सी वाला विकल्प सही है इसमें, बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे बच्चों। ख, रिक्तानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, मैं तो धरती से बहुत दूर इस सुदूर वीराने का हिस्सा बन चुका हूँ। इसी प्रकार बाकी के रिक्तान स्वयं पूर्ण करें। गौ, इसमें सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, क्लेरी ने मीर में 40 माह लगातार रहकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, इसमें सही का निशान लगाएंगे, बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाएंगे। अब यहाँ पाठांश दिया गया है घ में, यानी कि पाठ का अंश, पाठ में से एक अनुच्छेद निकालकर यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप 2-3 बार बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पाठांश में मिल जाएंगे। हिंदी सनशाइन बुक 6 पाठ 14। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी कार्य को बड़ी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में एक बहुत प्यारी सी कविता। आइए आनंद उठाएं उसका, जिसका नाम है ऋतुराज वसंत। तो बच्चों, वसंत को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जब ऋतुराज वसंत आते हैं तो सारी प्रकृति खिल उठती है। प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु के आगमन के संदेश के साथ साथ प्रकृति में होने वाले मनोरम परिवर्तनों का भी वर्णन किया गया है। तो आइए मनमोहक इस कविता को पढ़ लेते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों कि माँ यह वसंत ऋतुराजरी आया लेकर नव साजरी। कि हे माँ, यह वसंत ऋतुराज, अब ऋतुराज को क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो ये ऋतुराज आया है, मन में एक नई उमंग ली। मह 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 डाली महक रही, कुहू 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 कोयल कुहुक रही। संदेश मधुर जगत को यह वह देती वसंत का आजरी। माँ यह वसंत ऋतुराजरी। तो ऋतुराज वसंत के आते ही चारों तरफ डालियां महकने लगी है, डालियों पर कोयले कुहकने लगी हैं और वो मधुर संदेश दे रही है जगत, अर्थात इस पूरे विश्व को मधुर संदेश दे रही है। कौन सा संदेश? कि ऋतुराज वसंत आ गया है रे माँ। गुन 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 भौरे गूंज रहे, सुमनों सुमनों पर घूम रहे। अपने मधु गुंजन से कहते छाया वसंत का राजरी। माँ यह वसंत ऋतुराजरी। अब चारों तरफ फूल खिल गए हैं और फूलों पर गुनगुनाते भंवरे। सुमनों सुमनों यानी कि वो फूलों पर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। उनकी मधु गुंजन कहती है कि चारों तरफ वसंत ऋतु राज छाया है रे माँ, ऋतु वसंत राज आया रे। मृदु मद समीरण सर 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 बहता रहता सुरभित होकर।
करता शीतल जगती कातल, अपने स्पर्शों से आजरी, माँ यह वसंत ऋतु राजरी। फूली सरसों पीली पीली, रवि रश्मि स्वर्ण सी चमकीली, गिरकन उन पर खेतों में भी, भरती सुवर्ण का साजरी, यह वसंत ऋतु राजरी। तो मृदु यानी कि बहुत ही कोमल, मंद समीरण यानी कि मंद समीर हवा चल रही है। कैसे? सर 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 करके बहता रहता सुरभित होकर, बहुत ही सुरभित होकर बहता है शीतल जल, अपने स्पर्शों से आजरी, माँ ये वसंत ऋतुराज जी। आज चारों तरफ उसका स्पर्श हो रहा है, माँ ये ऋतुराज के कारण है। सारी सरसों जो फूल गई है, पीली पीली हो गई है, रवि रश्मि स्वर्ण सी चमकीली, यानी कि रवि की जो किरणें हैं वो स्वर्ण सी